हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बाइनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यूज को देखेंगे जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए। अपन यहाँ पे अप्रोच बिल्ड करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अगर मान लो तुमको एकदम अटपटा सा क्वेश्चन भी बाइनोमियल थ्योरम का लग रहा है तो कैसे उसमें अप्रोच करना है। तो जैसे अपने को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये वाला एक एक्सपेंशन दे रखा है और इसमें x का कोफिशिएंट इसने -56 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों का कोफिशिएंट 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। अल्टीमेटली अपने को सारे के सारे कोफिशिएंट निकालने हैं। फिर उनको जैसे ए के कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट को -56 के इक्वल कर देना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को भी 0 के इक्वल करके ए बी सी तक पहुंचना है। जिसमें सबसे पहले एक चीज अगर अपने देखें तो अपने को यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। और इसको देख के सीधा सीधा अपने को दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। ये 26 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 26c1 और -2x की पावर 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 26c2 -2x की पावर 2 और फिर 26c3 -2x की पावर 3 और इस तरीके से चल रहा है। मैं केवल क्यूब तक लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को क्यूब तक का ही चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है कि ये वाली वैल्यू उसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो सिंस यहाँ पे कोई और पावर नहीं है तो डायरेक्टली ना अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्ट अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर के साथ 1 - 2x की पावर 26 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बी एक्स के साथ में ये वाली वैल्यू और फिर सी के साथ में अपने पास में ये आ जाए यहाँ पे 26। अब मेरे को अगर मान लो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरे को x का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पे तो कभी x का कोफिशिएंट पहले वाले में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास में x की पावर -1 बननी चाहिए, तभी जाके पूरी वैल्यूज को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1 अपने पास में बनेगा। लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा होता ही नहीं कि नेगेटिव में बन जाए, तो यहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं है। इधर आ जाओ, इसके लिए अपने को यहाँ पे चाहिए x की पावर 0 वाला कोफिशिएंट। जब उसको bx से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1 वाला कोफिशिएंट बन जाएगा। यहाँ पे अपने को चाहिए x की पावर 1 वाला कोफिशिएंट, जिसको कि अगर मैं यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली अपन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जिसके लिए अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं तो इसको 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 0 का कोफिशिएंट ये वाला है, यानी कि ये वैल्यू 226c0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा और x की पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे है, ठीक है, -2 × 26c1, तो इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके साथ c कर दो और यहाँ पे 26c1। ये सब वैल्यू -56 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो NC0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो b आ गया, -2c और यहाँ पे इसकी वैल्यू 26 हो जाएगी। NC1 की वैल्यू n के इक्वल होती है, तो ये -56 हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास b -52c = -56, ये मेरे पास में यहाँ से पहली इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए अब अपने को इसमें अगर देखना है तो यहाँ पे x की पावर 0 का बनना चाहिए, तभी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की पावर 0 क्या है, 26c0, तो a × 26c0 यहाँ पे हो जाएगा। इसको इसी कलर से कर लेते हैं, a × 26c0। फिर यहाँ पे b वाले में अगर देखोगे तो मेरे को यहाँ पे अब इस वाले में x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट जो कि एक्चुअली में अपन ने यहाँ पे निकाला था उसी को यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि -52 हो जाएगा और उसके साथ b मल्टीप्लाई में है तो ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा -52b। फिर अब लास्ट वाले में अपने को देखना है तो यहाँ पे मेरे को अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा जो कि एक्चुअली में यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे -2x का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 यहाँ से आ जाएगा और 20c2 अपने पास में यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 4 × c × 26c2। तो इसको अपन डायरेक्टली अगर लिखें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। चलो इसको अगर सॉल्व करें तो एनसी ये तो अपने पास में यहाँ पे a आ जाएगा, -52b आ जाएगा, यहाँ पे इस 2 से इसको निपटा देते हैं। तो ये अपने पास में यहाँ पे देखो, अगर मान लो तुम इसको निपटाओगे भी नहीं तो एक बार मत निपटाओ, वैसे समझो कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, उसको 26 से मल्टीप्लाई किया तो 2600 हो गया, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1300 हो जाएगा, यानी कि +1300c = 0।
ये मेरे पास में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। अब मैं आता हूं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट पे, जिसके लिए मेरे को यहां पे इससे अब एक्स की पावर 1 वाला कोफिशिएंट चाहिए, जो कि एक्चुअली में -52 हमारे पास में यहां से आ रहा था। तो ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगी -52 और इसके साथ a मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब इसमें अगर बात करोगे तो अब मेरे को यहां से चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तभी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास में ये वाला था 1300, तो ये मेरे पास में हो जाएगा प्लस 1300b प्लस, अब लास्ट वाले से मेरे को क्या चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की बात करोगे तो वो वैल्यू क्या है, यहां पे आएगी, यानी कि -8 यहां पे आ जाएगा, c तो आएगा ही आएगा, उसके साथ -8 भी आ जाएगा और 26c3, तो यानी कि इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सब इक्वल टू 0 है। अब यहां पे एक चीज देखो कि ये जो 1300 था इसको अपन ने क्या किया कि 20, देखो इसको मैं एक्चुअली में ये लिख सकता हूं कि 2 इंटू 26 इंटू 25, ये था बेसिकली। मैं यहां पे क्या करना चाह रहा हूं, जैसे ये वाली वैल्यू है इसको भी मैं ऐसा लिख देता हूं -2 इंटू 26। हम यहाँ पे 2 इंटू 26 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं, जैसे यहां से 6 से ये गया 4, ठीक है, यहां पे अगर अभी कॉमन लोगे तो ये तो चला जाएगा और इसको भी 2 इंटू 2 लिख दो तो एक 2 यहां से चला जाएगा, और माइनस को कॉमन ले तो -52 अगर मैं कॉमन लिया तो यहां पे बच गया a, यहां पे अपने पास में माइनस में बच जाएगा 25b, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। और देखो अब यहां पे क्या क्या बच रहा है, 8 अपने पास में बच रहा है, 25 बच रहा है और 2 बच रहा है। तो बेसिकली 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास में यहां पे आ जाएगा 400, तो ये हो गया प्लस का 400 और c, ये अपने पास में आएगा, जिससे अपन बोल सकते हैं a-25b प्लस 400c इक्वल टू 0। ऐसा अगर मैं इसको बना दिया हूं तो बनाने के पीछे जो मेन मकसद था वो ये वाला कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन अब अपन इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं 3rd, तो मैं यहाँ पे 3 - 2 अगर करूंगा तो मेरे पास a से तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे है -25, देखो जैसे a-25b प्लस 400c इक्वल टू 0 है। दूसरी वाली इक्वेशन की बात करोगे तो a-52b प्लस अपने पास में यहाँ पे 1300c, ये है। अब माइनस प्लस माइनस, इससे ये गया, यहाँ पे देखोगे तो अपने पास में 25 इंटू 2 करते हैं 50 और 2 और बच जाएगा तो 27b बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 900c इक्वल टू 0, यानी कि 27b इक्वल टू 900c। 9 से ये चला जाएगा तो 3b इक्वल्स टू 100c, मेरे पास में ये एक रिलेशन आ रहा है। इसी रिलेशन का यूज ना मैं अब यहां पे कर लेता हूं, ये जो पहली वाली इक्वेशन है कि मेरे पास पहली वाली इक्वेशन में बेसिकली ये दे रखा है -56, मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3b माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 और 15, ये हो गया, यहाँ पे 8 हो गया और ये 168 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3b की वैल्यू रख दो जो कि एक्चुअली में 100c है, तो 100c माइनस 156c माइनस, इसको ना ऐसे कैसे ही लिख दो चलो, तो -56c माइनस 56 इंटू 3, तो c की वैल्यू 3 आ गई। c अगर मेरे पास में 3 है तो अब देख लो तो b कितना आ जाएगा, तो 3b इक्वल्स टू 100 इंटू 3 है, तो ये b की वैल्यू 100 आ गई। अगर ये दोनों आ गई हैं तो a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो अपने पास में a वाला रिलेशन के लिए मैं कोई भी पहली वाली इक्वेशन को ही उठा लेता हूँ, सॉरी दूसरी वाली को, दूसरी वाली इक्वेशन को उठाओगे तो अपने पास आ जाएगा a इक्वल टू 52b और माइनस 1300c। इसको अगर अपन निकालें तो 52 और ये 00 यहाँ पे आ जाएगा, b से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1300 मेरे पास में आ जाएगा, तो ये 1300 बच गया a की वैल्यू। अब सबको ऐड कर दो तो 1300 और 100 कर 1400 प्लस 3, तो 1403 अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से अपन अप्रोच कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब इसमें इसके अलावा मेरे को कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो,
अगर तुम इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या बन रहा है 15C0 15C1 डिवाइड बाई 15C0 इंटू 15C1। अब यहां पे तुमको दिमाग में आनी चाहिए एक प्रॉपर्टी कि NCR प्लस NCR प्लस 1 ऊपर लिखा है, तो ये एक्चुअली में N+CR प्लस 1 मेरे पास में बन जाता है और ये वाली वैल्यूज अपने पास में बन रही है। लेकिन यहां पे एक चीज देखोगे तो यहां पे तो 15 से स्टार्ट हो रही है कहानी, लेकिन फाइनल में हमको 14 चाहिए, तो यानी कि एक कम अपने को चाहिए। उस हिसाब से अपने को अब सोचना है। अगर मैं इसमें सोचना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे कोई भी एक आर्थ टर्म निकालूं, है ना, तो अपने पास में यहां पे क्या आ रहा है कि N+1 CR प्लस 1 ऊपर आ जा रहा है, फिर यहां पे आ जाएगा NC0 यानी कि अपने पास में यहां पे आ जाएगा NCR और यहाँ पे R+1। इस तरीके का अपने पास में ये वाला फॉर्मेट है। इसमें सारी जैसे ये वाला ब्रैकेट ले लो, ये वाला ब्रैकेट ले लो या ये वाला ब्रैकेट ले लो, सारे के सारे ब्रैकेट्स में ये वाली कहानी अपने पास में चल रही है। और फिर यहाँ पे आर जैसे अगर मान लो तुम इसको लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पाई ले लो, पाई की वैल्यू R=0 से स्टार्ट कर दो और R= अपने को जाना है यहाँ पे 12 तक, और जिसमें क्या हो जाएगा N+1 CR प्लस 1 डिवाइड बाई NCR इंटू NCR प्लस 1। हालांकि इस सब की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे सिंप्लीफाई केवल इस वाले पोर्शन को करना चाह रहे हैं। अब देखो इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो N+1 CR प्लस 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं N+1 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आ जाएगा R+1 का फैक्टोरियल डिवाइड में, और फिर आएगा N+1 में से R+1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा N-R फैक्टोरियल। ठीक है, अब डिवाइड में NCR है तो यहाँ पे आ जाएगा N फैक्टोरियल, यहाँ पे R फैक्टोरियल, यहाँ N-R फैक्टोरियल। इसको ना एक सेकेंड नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह का सीन हो रहा है कि अपने पास में यहाँ पे हो गया N+1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा R+1 फैक्टोरियल, N-R फैक्टोरियल, और NCR को उल्टा करके अगर लिखना है तो ये अपने पास में यहाँ पे आ गया। NCR प्लस 1 को अगर लिखना है तो R+1 यहाँ पे आ जाएगा, N-R+1, जिसको चाहो तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं और नीचे आ जाएगा N फैक्टोरियल। ये अपने पास में आ रहा है। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करना है कि नीचे N-1 बन जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि 15 से 14 तक हम पहुंच जाएंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे, इससे तो ये गया, ठीक है, R+1 फैक्टोरियल से R+1 फैक्टोरियल गया, इस वाली वैल्यू को मैं N+1 इंटू N फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जिससे हम क्या कर सकते हैं N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल निपटा दो। ठीक है, तो अब फाइनली मेरे पास में यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ऊपर बच रहा है N+1। N+1 में सिंस अपने को पता है यहाँ पे R है ही नहीं तो ये एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी, और इसको अपन बाहर की तरह ट्रीट कर लेंगे, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है ऊपर R फैक्टोरियल, नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पे ऊपर ही बच रहा है N-R-1 फैक्टोरियल, और नीचे अपने पास में N फैक्टोरियल। अब मैं क्या बोला था कि N-1 वाला फॉर्मेट अपने को बनाना है, तो मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूं कि N यहाँ पे ले लो, और जैसे N फैक्टोरियल था उसको मैंने N इंटू N-1 फैक्टोरियल कर दिया, इस N को उठा के आगे ले आया, ये मैंने कर दिया। अब ये जो लिखा है ना इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अभी भी लिखा तो वही है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब अपने पास में ये बन गया ये, और ये हो गया 1/N-1 CR, ये वाला सिनेरियो अपने पास में बन रहा है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज अपने पास में मल्टीप्लाई होती हुई चलेंगी। जैसे अब तुम यहाँ पे R की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो क्या होगा, जैसे अब पाई के साथ में अगर मान लो मेरे को बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि पाई इक्वल टू R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू मेरे को जाना है 12 तक, ठीक है, और वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है N+1/N, और यहाँ पे आ जाएगा 1/N-1 CR। अब तुम इसको अगर खोलने बैठोगे तो फाइनली अपने पास में देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अपने को पता है कि ये वाली वैल्यू हमेशा बाहर आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ अच्छा एक और चीज, यहाँ पे N की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे फिक्स थी, N की वैल्यू क्या थी 15, तो इसको अपन 15 कर देंगे, यहाँ 15 आ जाएगा। और यहाँ पे अब अगर अपन देखें तो जैसे ये बेसिकली मैं जनरल केस के लिए बताया था, बट अपने को पता है कि अब N की वैल्यू फिक्स है तो मैं इसको 15 के बेसिस पे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे n नहीं दे रखा है। तो अब अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/14 CR, ये हो गया। ठीक है, अब R की वैल्यू रखते जाओ तो ये 1 में सारी की सारी वैल्यूज आएंगी क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आएगा 14C0, 14C1, 14C2, इस तरीके से चल रहा है, लास्ट में 14C12 तक। अब इसको इससे अगर मान लो मैं कंपेयर करता हूं तो डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया। तो और ये वैल्यू जो है ये n वाली हर बार हर टर्म के साथ में आएगी। तो यहां पे कितनी टर्म है, r = 0 से r = 12 तक हम जा रहे हैं। 1 से 12 तक जाते तो 12 टर्म, 0 से अगर जा रहे हैं तो टोटल 13 टर्म। तो हर बार हर टर्म के साथ ये वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होगी तो टोटल पावर इस पे 13 हो जाएगी। ये हमारे पास में फाइनली आ रहा है, जिसका मतलब बाकी ये वाला पोर्शन तो इसके साथ सेम हो गया। तो यहां पे अपने पास में अल्फा की पावर 13 ये एक्चुअली में इक्वल आ गया 16/15 की पावर 13 के। बस कर दो कंपेयर, अल्फा की वैल्यू ये आ गई तो 15 अल्फा मेरे पास में 16 आ गया, तो 30 अल्फा मेरे पास में 32 आ गया। बस ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली हम अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं पे जाओगे तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे होने लगती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने को x की पावर 48 का कोफिशिएंट इसमें बताना है। अब यहाँ पे इन सबको खोल पाना तो बहुत डिफिकल्ट है, अलग अलग में देखोगे तो कहानी खत्म हो जानी है। लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख के क्या सोच सकते हैं कि 1 + x को ना अगर मान लो मैं कुछ मान लूँ, अल्फा ले लेता हूँ, तो ये एक्चुअली में लिखा है अल्फा, फिर लिखा है 2α², 3α³, इस तरीके से चलता जा रहा है और 100 की पावर ये लिखा हुआ है। अब ऐसा फॉर्मेट हम देखे हैं, कहाँ देखे हैं, हम देखे हैं इसको AGP में। अब या तो तुमको AGP का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब पता ही नहीं होगा। अब अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो बेसिक फंडा है उसकी हेल्प से, कि अगर अपने को ये दे रखा है जहाँ पे दो दो वैल्यूज अपने पास में रहते हैं कि ये वाली जो है AP की तरह बिहेव करती है और यहाँ पे एक जो है GP की तरह बिहेव करती है, जो इसका कॉमन रेशियो होता है, जैसे अल्फा यहाँ पे कॉमन रेशियो है, उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं और एक टर्म खिसका के राइट साइड में लिख दूं। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर, तो अल्फा² यहाँ पे आ जाएगा, 2α³ यहाँ पे आएगा और इसके नीचे आएगा 99 अल्फा की पावर 100। लेकिन जो एक टर्म बचेगी ये वाली, ये भी इधर आ जाएगी। जब अपन इनको ऐसा लिख दे रहे हैं तो अब कर दो माइनस। जैसे ही माइनस किया तो यहाँ पे आया 1 - अल्फा और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, फिर अल्फा² α³ और ये चल रहा है अल्फा की पावर 100 तक, फिर माइनस साइन के साथ 100 × ये आएगी। ध्यान यहाँ पे रखना है कि 1 + x को मैंने अल्फा माना है तो 1 - अल्फा -x के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये बन गया क्या, GP का सीधा सीधा सम कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a × r यहाँ पे अल्फा है, इसकी पावर n जो कि 100 ही है, तो ये 100 हो गया, -1 / r - 1 -100 × ये आ। अब वैल्यूज रख देते हैं, या फिर ऐसा कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा की पावर 101 - अल्फा ये लिख देता हूं। अब इसकी वैल्यू रख दो, 1 - अल्फा का मतलब हो गया -x और यहाँ पे हो गया 1 + x की पावर 101 डिवाइड बाई 1 + x डिवाइड बाई यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे ये आ गया और इसमें 1 + x की पावर 100। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि -x से मैं डिवाइड कर देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को चाहिए तो s ना, है ना। ये s की बात करोगे तो पहले वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -1 + x की पावर 101 डिवाइड बाई x। इसको भी ना मैं एक्चुअली में तोड़ के लिख दे रहा हूँ, ये वाली जो वैल्यू है इसको तोड़ के अगर अपन लिखेंगे तो अगले वाली टर्म यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा x²। फिर अगले वाली टर्म जो है इसके आगे माइनस है, -x से अपन डिवाइड कर रहे थे तो ये भी प्लस हो जाएगी, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ 1 + x की पावर 100 हो जाएगा और डिवाइड में अपने पास में यहाँ पे x आ जाएगा, ये अपने पास में आ। अब ये है इसका s। अब क्या कह रहा है, x की पावर 48 चाहिए मेरे को। अगर x की पावर 48 चाहिए तो मेरे को यहां से क्या करना पड़ेगा, x की पावर 50 का कोफिशिएंट, तो क्योंकि x² से डिवाइड कर रहे हैं तभी जाके वो वाली जो कोफिशिएंट बचेगा x की पावर 48 का बचेगा।
यहां पे तो कभी x की पावर 48 बनेगी ही नहीं। यहां पे बात करोगे तो इससे मेरे को चाहिए x की पावर 49 का, क्योंकि इसके डिवाइड में हमारे पास में x है। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब अगर मान लो अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा कि माइनस साइन आएगा, उसके साथ साथ 101 सी की पावर सी, और यहां पे आ जाएगा 50 x की पावर 50 आ जाएगा, ये आ गया। अगले वाले में कुछ आएगा नहीं, इसके लास्ट वाले में वहां पे 100 आ जाएगा। 49 का चाहिए तो ये हो जाएगा 100 सी 40, एक सेकेंड ना, ये 100 नहीं है, ये 101 है, इस चीज का ध्यान रखना। 101 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू अपने पास 101 सी 49 ये आ जाए। अब देख लो किस ऑप्शन में है ये, इसको देखोगे तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि बी ऑप्शन में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो। ज्यादा कुछ खास इसमें करना ही नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो सी आर लिखा है बेसिकली एन सी आर ही है, और ये बता रहा है कि एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट है ये, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर एन में। तो हमारे पास ये जो पी इसने दे रखा है ना, इसके बारे में बात करें कि इस पूरी पूरी वैल्यू को अगर मैं पी एन बोल दूं तो पी 1/P2n जो है वो उसका समीशन जो है वो अपने को निकालना है, जिसका मतलब सबसे पहले अपने को पी एन निकालना पड़ेगा, फिर उसमें एन की जगह 2n डाल दो, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो और फिर इस समीशन वाले में रख दो, खेल खत्म। लेकिन उससे पहले जो ये सीरीज सी दे रखी है इसको अपने को समझना बहुत जरूरी है, जिसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसने अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है। जैसे अगर मान लो तुम यहाँ पे इसको देखोगे तो ना ये हमारे पास में NC0 वाला फॉर्मेट है, जिसमें हमारे पास में ये दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो पी एन की वैल्यू को समझने के लिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं कि NC0 इसको ना ऐसे ले लो कि ये बेसिकली लिखा है NC0, और यहां पे अपने पास में यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 0/1, फिर यहाँ पे NC1 और ये 2 की पावर 1/2, फिर NC2 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3, फिर अगला माइनस में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा NC3 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 4। अब तुमको पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके का कहानी बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में है, जिसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में जो ये पैटर्न दिख रहा है इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ये है कि -2 की पावर, अच्छा इतना भी करने की जरूरत नहीं है यार, ये nth टर्म दे रखे ना, इसी को rth टर्म बना दो। rth टर्म -2 की पावर r बाई यहाँ पे हो जाएगा r+1, सॉरी n+1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये अपने पास में हो जाएगा NCR, ये r+1 हो जाएगा, ये है, ठीक है। इसी का समेशन बेसिकली हमारे पास में हो रखा है यहाँ पे। अब इस चीज को समझने के लिए ना मैं एक यहां पे अपने को एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, इसको देख के। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि NCR डिवाइड बाई r+1 एक्चुअली में इक्वल होता है n+1 CR+1 डिवाइड बाई n+1 के। जैसे ही इस प्रॉपर्टी को देखोगे तो अब अपने पास में कहानी बन जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया -2 की पावर r, यहाँ पे हो जाएगा n+1 CR+1 डिवाइड बाई n+1, ये अपने पास में आ गया। जिसका मतलब अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/n+1 ये तो आ गया बाहर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n+1 CR+1 -2 की पावर r। अब इसको अगर देखोगे तो ये तो वैसा ही कहानी हो गया जैसे NCR इंटू एक्स की पावर r वाला होता है, लेकिन वहां पे ये जो जैसे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास में 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका अगर तुम समेशन लिखना चाहोगे तो NCR इंटू एक्स की पावर r होता है। अब इस x की जगह अगर मान लो तुम यहाँ पे 2 ले लोगे तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना यहाँ पे जो r है वही r यहाँ पे होता है, लेकिन इस वाले में अगर देखोगे तो यहाँ r+1 है, यहाँ r है। तो मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ ना
कि -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 से मैं इसको डिवाइड भी कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ऊपर बन गया r+1। ठीक है, तो अब हमारे पास में जैसे -2 है ये बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लगा देता हूँ 2n+1, ये बाहर आ गया, यहाँ पे समेशन हो गया, और अब मेरे पास में ये बन गया n+1 CR+1 और -2 की पावर r+1, ये बन गया। जिसका मतलब बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + -2 पूरे की पावर n+1, ये है। लेकिन यहां पे अपने को पता है कि r=0 से r=n तक हम जा रहे हैं। बस यहां पे ये छोटी सी मिस्टेक है जो तुम्हारे इस पूरे कैलकुलेशन को खराब करके रख देगी, कि जैसे इसकी अगर बात करोगे, ये पूरा पूरा आउटपुट हो गया 1 - 2 यानी कि -1 पूरे की पावर n+1, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे दिक्कत यह है कि जब मैं ये बात कर रहा हूं n+1, तो ये खुलता कैसे है कि n+1 C0 -2 की पावर 0, फिर क्या आता है n+1 C1 और यहां पे -2 की पावर 1, इस तरीके से चलता है। अब हो क्या रहा है कि ये जो फॉर्मेट इसने दे रखा है, ये इसको अगर तुम खोलोगे तो देखो, अब थोड़ा सा खिचपिच टाइप का हो रहा है, लेकिन चीजें समझते हुए चलना। ठीक है, इसको अगर तुम खोलोगे तो क्या होगा n+1 और फिर यहाँ पे c और r की जगह 0 रखा, तो ये 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे -2 की पावर 1 यहाँ से स्टार्ट हो गई, और फिर ये आगे तक जा रहा है। जिसका मतलब ये वाली टर्म जो है इसमें मिसिंग है, और इसका आउटपुट होता है 1। यानी कि अगर मेरे को यहां से यहां तक का सम चाहिए, और ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि -1 की पावर n+1 के। तो यहां पे 1 प्लस ये जो टर्म मेरे को चाहिए, ये -1 की पावर n+1 के इक्वल हो जाएगा। और जो ये डब्बा है, ये डब्बा इंडिकेट कर रहा है इस सम को, यानी कि तो इस सम की वैल्यू ये -1 ये हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास में -1/2 इंटू n+1, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर से आ रही है -1 की पावर n+1 -1। बस यहां तक अगर तुमको अब समझ में आ गया है, अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -1 की पावर n+2, और माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे अपने पास में 2 और ये हो गया n+1, ये अपने पास में आ रहा है वैल्यू। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास में ये वैल्यू आ रही है जो कि वैल्यू एक्चुअली में Pn की है, ये फाइनली हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो अब मैं निकाल लेता हूं P2n की वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को चाहिए वही, तो n की जगह 2n रख दो, तो -1 की पावर 2n+2, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2n+1 आ जाएगा। अब इसको देखोगे तो ये क्या है, ये एक्चुअली में एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो किसी भी नेगेटिव की पावर इवन अगर मैं कर रहा हूं तो वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगा, यानी कि इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2n+1 हो जाएगा। जिसका मतलब अब 1/P2n की वैल्यू की बात करोगे तो वो 2n+1 हो जाएगी। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब फाइनली हम आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट हमसे क्या कह रहा है कि अब अपने को ये वाला सम बताना है, जिसका मतलब समेशन r = 1 से 25, और यहां पे स्टार्ट हो रहा है 2 r नहीं है वो n, ये 2n+1, जो अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है 3 5 7 ये सब चल रहा है, और ये कहां तक जा रहा है 51 तक। अब या तो वैसे कर लो या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो, एपी से ही कर लो, n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 है, ये हो गया 2a, ये हो गया प्लस n-1 24, डी की बात करोगे 2, ये अपने पास में आ गया 25/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 + 48, तो 25/2 इंटू 54 ये आ जाएगा। यहाँ से इसको निपटा दो तो ये हो गया। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, जिसका मतलब 625 + 50 जो कि आ जाएगा 675, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो फाइनली ये अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था वो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब अपने को ये दे रखा है, ठीक है, ये मिड से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो अपन यहाँ पे लगा देते, हमारे पास में जो होता है NCR/R+1,
जो बेसिकली कहाँ से आता है कि 1 प्लस एक्स का जो मेरे पास में एक्सपेंशन होता है NC0 NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर वो वाला, और इसमें अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n बाई एन प्लस 1 ऐसा करके सिनेरियो बनता था। तो यहाँ पे फिर ये NC1 एक्स स्क्वायर बाई 2 NC2 एक्स क्यूब बाई 3 इस तरीके का बन जाता है। लेकिन वो जीरो से स्टार्ट NC0 प्लस, अगर वो जीरो से स्टार्ट होता, लेकिन जीरो से तो है नहीं, ये मिड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेरे को एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि NCR और डिवाइड बाई R प्लस, हर बार वही हो रहा है यहाँ पे देख लो कि ये अगर n है तो n 50 ले लिया तो नीचे एक ज़्यादा, 51 ले लिया फिर नीचे एक ज़्यादा, 100 ले लिया नीचे एक ज़्यादा, हमेशा ये है। और ये वाली प्रॉपर्टी कुछ टाइम पहले अभी हम देखे भी थे कि NCR बाई R प्लस 1 एक्चुअली में n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 के होता है, बस खत्म। तो पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाले पे अगर तुम आओगे तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे देखो इसका समेशन स्टार्ट कर देते हैं हम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं n इक्वल टू 49 से और n इक्वल टू 99 तक, ये वाली ले लो, जिसमें क्या हो जाएगा n प्लस 1 r इक्वल टू 49 से r इक्वल टू 19 तक, ये आ जाएगा। n की जगह अब अपने को क्लियर है कि यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 c r प्लस 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, यानी कि 1 बाई 101 तो बाहर आ गया, और समेशन अपने पास में r इक्वल टू 49 से 99 तक ये हो गया 101 c r प्लस 1। यानी कि मैं यहाँ पे इसकी कहानी जो है उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, सॉरी r की वैल्यू 49 नहीं है ना, क्योंकि ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर ये 50 से स्टार्ट होता r की वैल्यू 50 होगी और ये 100 तक जा रही, क्योंकि ये r है और ये वैल्यू r प्लस 1, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, इसको सुधार लो बस। अब तो 1 बाई 101 हो गया यहाँ पे, और इसकी बात करोगे तो ये 101 c 50, ये 50 और 100, तो ये हो जाएगा 51, फिर 101 c 52, और यहाँ से चल रहा है लास्ट में 101 c 101 तक। ये अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर मान लो मैं ये करता था कि NC0 NC1 NC2 से NCN, इसकी वैल्यू 2 की पावर n के इक्वल होती थी, ठीक है, ये अपने पास बेसिक फंडा है। इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो 101 100, है ना, इसको चलने दो, फिर यहाँ पे आ जाओ 101 c 49, फिर यहाँ पे 101 c 50, और यहाँ से फिर आ जाओ 101 c 101, ये अपने पास में है। तो अब इस पूरे की वैल्यू की बात करोगे 2 की पावर 101 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमको 2 पूरे की बात ही नहीं करनी है, हमको यहाँ पे पता है कि हमको यहाँ से कहानी स्टार्ट करनी है, लेकिन अपने को ये भी पता है कि 101 100 c 101 c 101 की वैल्यू देख लो या फिर इसकी वैल्यू देख लो, दोनों सेम होती है, इसकी वैल्यू देख लो या 101 c इसकी वैल्यू सेम होती है, NCR और NCR माइनस 1 दोनों सेम, n माइनस आर दोनों सेम होता है। उसी बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल मेरे पास में जैसे 51 टर्म्स हैं शायद, यहाँ पे भी हमारे पास में 50, ठीक है, इस तरीके से हमारे 50 यहाँ पे, देखो जो भी है ऐसा समझ लो जितनी टर्म्स हमारे पास में, अभी के लिए थोड़ा सा टर्म्स को छोड़ देते हैं, कि जितनी टर्म्स हमारे पास में यहाँ पे होंगी उतनी ही टर्म मेरे पास में यहाँ पे भी होंगी, ठीक है, 50 के बाद वाली, क्योंकि इसको छोड़ के 51 से, ऐसा कर लो एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, कि 101 c 51 यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, 101 c ये इसकी वैल्यू 200 100, ये यहाँ से यहाँ जितनी है उतनी ही इधर भी होंगी। अब हमारे पास में 151 से ही ये कहानी भी स्टार्ट हो रही है, तो जैसे 51 टर्म्स यहाँ पे हैं, 51 टर्म्स यहाँ पे हैं, सॉरी 50 टर्म्स यहाँ पे हैं और एक टर्म यहाँ, टोटल अपने को पता है कि यहाँ पे 102 टर्म होंगी ना,
ऐसे कर लो कि जितनी टर्म्स यहाँ पे हैं उतनी ही टर्म्स यहाँ, ये वाली जो टर्म है ये 51 है और ये भी 51 है, क्योंकि 51 से अगर यहाँ तक जाता है 101 तक, तो इसके बीच में टोटल 50 टर्म्स है, लेकिन इस टर्म को भी अपन कंसिडर कर रहे हैं तो 51 टर्म्स है, ऐसे समझो। ठीक है, अगर अपने पास में इतनी टर्म्स है और अपने को यहाँ पे पता है कि इसकी वैल्यू और 49 वाले की वैल्यू दोनों की सेम होगी, अगले वाले की बात करोगे उधर सेम होगी, इस तरीके से अपने पास अगर कहानी चलती हुई जा रही है तो हाफ वैल्यूज, हाफ सम जो है इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और हाफ सम इसके द्वारा। यानी कि अगर मेरे को सेकंड वाला निकालना है हाफ या फर्स्ट वाला हाफ निकालना है, तो जो आउटपुट मेरे पास आ रहा है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो यानी कि 2 की पावर 100 मेरे पास में यहाँ पे इस हाफ वाले पोर्शन का सम अपने पास में हो जाएगा। अगर अपने पास में ये इतना हो गया है तो उसके बाद तो कहानी ही खत्म हो गई कि भाई 1 ये है और 2 की पावर 100 है। यही यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होगा 101 ये डी ऑप्शन में, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स वगैरह है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना फर्स्ट हाफ वाला सम होगा उतना ही दूसरे वाला होगा, क्योंकि कन्वर्ट अगर करोगे सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं, क्योंकि अपने को पता है NCR और NCN-R दोनों की वैल्यू सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि अपने को तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बताना है, जहां पे x स्क्वायर x³ का कोफिशिएंट इसके अंदर से हमको निकालना है और वो सारे के सारे जीपी में है। चल तो इसको खोल लेंगे, इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 4, या फिर इसको ऐसे कर लो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में क्या आ गया कि यहाँ पे मेरे पास में 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 1 प्लस x की पावर n आ जाएगा, फिर 2x स्क्वायर से करोगे तो ये हो गया, और x की पावर 4 से किया तो अपने पास ये। अच्छा, एक और चीज, जब ये दिख रहा है तुमको 1 प्लस एक्स की पावर n, तो सीधा सीधा दिमाग में ये भी क्लिक हो जाना चाहिए NC0 NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है NCN ये वाला। ठीक है, अब ये ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम एक एक पे काम करते हैं। सबसे पहले x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपने को पता है केवल यहां से आ पाएगा, यहां से देखोगे तो NC1 आ जाएगा, आगे से तो कहीं से आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए x की पावर इसमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कभी होगा नहीं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी n। अब दूसरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पहले वाले से देखोगे तो वो हो गया NC2, दूसरे वाले से देखोगे तो यहां से मेरे को x की पावर 0 चाहिए, x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होता है 2 इंटू NC0, और आगे वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने पास में यहां पे क्या हो गया कि ये हो गया n इंटू n-1/2 प्लस 2, जिसको देखोगे तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास में यहाँ पे इसका हो जाएगा। ऐसे ही x³ पे आ जाओ, x³ की अगर बात करोगे तो x³ का पहले वाले में क्या हो जाएगा NC3, जिसको n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, जिसको डायरेक्टली मैं 6 लिख देता हूँ, ये हो गया। दूसरे वाला, इसमें क्या चाहिए x का कोफिशिएंट यानी कि NC1, तो 2 इंटू NC1, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली ना मैं n ही लिख देता हूं। फिर अगले वाले में मेरे को क्या चाहिए, उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, तो केवल यही आ रहा है। तो यहां पे अगर देखो, अब मैं पहले इसको अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा n को मल्टीप्लाई करना है n-3n प्लस 2 से, यानी कि n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, और ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, और एलसीएम ले लो तो इधर 12n हो जाएगा और ये डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये n³ माइनस 3n स्क्वायर प्लस अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा 14n डिवाइड बाय 6। यार अब ये क्या कह रहा है कि तीनों के तीनों जो है एपी में है, एपी में होने का मतलब 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और बाकी दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो पहले वाले का तो n है, दूसरे वाले की बात करोगे तो उसका कितना हो जाएगा n³ माइनस 3n स्क्वायर प्लस 14n बाई
6, ये अपने पास में आ गया, जिसमें इससे इसको निपटा देते हैं। तो अब हमारे पास 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे 6n प्लस एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 14n, ये आएगा। सबको राइट साइड में ले जाओ तो n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर, और यहां से जाओगे तो माइनस 6n स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है 20n, और इधर से जाओगे तो प्लस का 6n माइनस 24, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 9n स्क्वायर प्लस अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 20n 26n माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, वैसे तुम चाहो तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइज वगैरह करके वैल्यूज भी निकाल सकते हो, बट उससे आसान है कि n1 n2 n3 तीन होंगी यहाँ पे। तीनों वैल्यूज को अगर मैं रियल मान लूँ तो तीनों रूट्स का सम अपने को यहाँ पे पता है 9 होगा, है ना। तो ये 9 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बेसिकली दे रखा है। तो इस तरीके से अपन अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दो ही वैल्यू, एक ही रियल वैल्यू निकल पाती है, बाकी दो निकल ही नहीं पाती है। उस केस में भी अपने को चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो बेटर होगा कि तुम इसका पहले निकाल लो, मैं यहाँ पे इससे बता दिया हूँ हालांकि। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको ये वाला फॉर्मेट इसने दे रखा है अप टू 13 टर्म्स। अब इसको देख के ना मेरे को सीधा क्लिक हो रहा है कि यहाँ पे देखो हर बार जो सम है, जैसे ये 25 है, इसको 1 फैक्टोरियल से अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इन दोनों के फैक्टोरियल्स का सम भी 26 है, यहाँ पे भी 26, यहाँ पे भी 26, हर बार 26 आ रहा है। तो अगर मैं इस s को 26 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँ तो हर बार देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अगले वाला क्या बन जाएगा, ये 23 ये आ जाएगा, फिर अगले वाला 26 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 21, और ये अप टू 13 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 13 टर्म्स तक की अगर बात करोगे तो ये 26 फैक्टोरियल, और ये अपने पास में ये आ जाएगा 25 फैक्टोरियल और 1। ये कैसे आ रहा है अभी समझ में आएगा। देखो इसको अगर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 20C1 26C3 26C5, और टोटल अगर 13 टर्म्स है 26 1 से 26, देखो 26C1 से 26C26 तक जाओगे, टोटल 26 टर्म्स है। ये कह रहा है 13 है, तो उसके हाफ मतलब सारे के सारे ऑड वाले, जहां पे आर की वैल्यू ऑड है, इस तरीके से आएगा। तो ये 26 तक ही 25 तक अपने पास में चला जाएगा, 26 तक ये हो। ये हमारे पास में इसमें वैल्यूज अपने पास में आ रही, ये बेसिकली 26 तक जाएगा, 25 तक क्यों जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 3 5 इस तरीके से सारी टर्म्स अपने पास में यहाँ पे वैल्यूज हैं, जिसका सिंपल सा मीनिंग हमारे पास में क्या हो गया कि अगर मान लो मेरे को ऑड वाली सारी के सारी टर्म्स चाहिए, किस में से चाहिए, 26, ऐसे समझो इसको कि मेरे पास में 26C0 26C1 26C2, यहाँ से कहानी 26 to 26 तक है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को पता है 2 की पावर n होती है। अगर इसमें से आधी वैल्यूज को मैं लूंगा, जैसा कि यहाँ पे हो रखा है, अगर उनको लेंगे तो उसकी वैल्यू 2 की पावर n-1 होती है। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर वो चीज यहाँ पे हो रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 2 की पावर 26 - 1 यानी कि 2 की पावर 25, और वो क्या है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको नहीं भूल जाना है। तो यानी कि 26 फैक्टोरियल इंटू एस एक्चुअली में 2 की पावर 25 के इक्वल हो गया। तो s की बात करोगे तो 2 की पावर 25 बाई 26 फैक्टोरियल हो गया। तो 13s की अगर बात करोगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 25 डिवाइड बाई 26 फैक्टोरियल। दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो और इस तरीके से कोई वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं। चलो अगर जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा तो इससे अपने को पता ही चला गया, इस 2 से इसको निपटाओगे 2 की पावर 24, तो मेरे पास 2 की पावर 24 डिवाइड बाई 25 फैक्टोरियल ये बन गया है, जहां पे k और n अपने को क्लियरली दिख रहा है, 24 और 25 हो जाएगा। तो दोनों का सम अगर करोगे तो ये आ जाएगा 49,
जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अपने को यहाँ पे ये सब दे रखा है। ठीक है, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है। सब में अपने को ये निकालना है, x की पावर 49 और x की पावर 50 दोनों के कोफिशिएंट निकालने हैं, उसका सम करना है, वही पूछा है। जिसके लिए अपन यहाँ पे क्लियरली अगर देखें एक एक में तो निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमको दिख रहा है जैसे अभी एक स्टार्टिंग में हम एक क्वेश्चन किए थे 1 प्लस एक्स को अल्फा मान के वहां पे किए थे, वैसे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कहानी कुछ इसी तरीके की है कि ये तो सीधा सीधा जीपी है। अगर ये जीपी बन रहा है तो बस जीपी का सम कर दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करोगे तो अपने पास में x की पावर 0 से x की पावर 1000 तक हम जा रहे हैं, तो 1001 टर्म्स है अपने पास। ये चीज बस माइंड में रखनी है। अब अगर मान लो मैं इसका सम निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या आता है a क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 1000, ये हो गया। अब फिर यहां पे क्या आएगा, यहां पे अब अपने पास r और देख लो इसका r अगर देखोगे तो x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, बेसिकली लेस देन 1 वाली वैल्यू होगी। तो उस बेसिस पे अगर अपन चलें तो 1 माइनस यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स की पावर n अपने को पता है 1001 है, अभी हमने निकाला, तो 1 माइनस अपने पास में ये आ गया। बस इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो ये 1 प्लस ये हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1001 डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा एलसीएम अगर लोगे तो ये x से x खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि बेसिकली ये हमारे पास मल्टीप्लाई में ही यहीं पे आ जाएगा वैल्यू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो 1000 और 1 ये खत्म हो गया इससे, तो फाइनली मेरे पास s की वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1000 ये आ गया। अब अगर मान लो मेरे को जो भी कोफिशिएंट ये दोनों चाहिए यहां से तो कभी आएंगे ही नहीं, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो हम केवल इस पे फोकस करेंगे कि मेरे पास जो एक्सपेंशन अभी मेरे को देखना है वो देखना है इसका, जिसमें x की पावर 499 की बात करोगे तो ये हो जाएगा ये, और c 499। ऐसे ही x की पावर 500 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 500। अब अगर मान लो मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं तो डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूं, ये हो गया। अब ये क्या है, ये बेसिकली वही है NCR और NCR प्लस 1 दोनों का सम n प्लस 1 CR प्लस 1 के इक्वल होता है। तो n प्लस 1 करोगे तो 1002 हो जाएगा, r प्लस 1 जो कि ये वाली वैल्यू है तो ये आ जाएगा। ये अपने को कहाँ दे रखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमको C ऑप्शन में दे रखा है, तो C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों डिविजिबिलिटी टाइप का ही कुछ ना कुछ है। यहाँ पे ये इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट वाला है। पहले डिविजिबिलिटी वाला देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ो, है ना भाई। अगर मान लो तुमसे कह रहा है कि a प्लस सी प्लस डी ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 है, तो अपने पास में ऐसा होना चाहिए कि a बाई 3 b बाई 3 c बाई 3 d ये सब भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसा ही चीज अपने को यहां पे देखना है, या फिर ऐसा समझ लो कि यहां से जो रिमाइंडर आ रहे हैं तो उन सब का सम भी 3 आना चाहिए अगर रिमाइंडर आ रहे हैं। तो ऐसे ही इसको अपन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अपने को पता है कि 8, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 1 की पावर 13। 7 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो ये हो गया 1 की पावर 13, है ना। तो बेसिकली 1 रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। अब ये कैसे मैं किया हूं, अगर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो टॉप 30 टॉपिक्स वाला मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिला है, वहां पे उस प्लेलिस्ट में तुमको ये वाली वीडियोस मिल जाएंगी किस तरीके से रिमाइंडर निकालना है। चाहो तो डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो मिस्टर एक्सपोनेंट करके, और फिर लिख देना हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। तो 2 वीडियोस आएंगे जिसमें जो कम लेंथ वाली वीडियो है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड कम है, वो नई वाली है, उसमें काफी कम टाइम में काफी इजीली तुमको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब चलते हैं। अब अगर अपन यहां पे बात तो ये खत्म हो गया। 25 पे आ जाओ। 25 की पावर 13, इसको ना मैं 21 प्लस 4 की पावर 13, तो 21 7 का मल्टीपल है, ये खत्म हो गया तो ये बन गया 4 की पावर 13। इसको 4 इंटू 4 की पावर 12 लिख देता हूं। 4 16 और 64, क्योंकि 7 इंटू 9 करते हैं 63 आता है, तो 4 इंटू 4 की पावर 3 और इसकी पावर 4,
तो ये आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 63 प्लस 1 की पावर, इससे ये गया। तो बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 4 दूसरे वाले में। तीसरे वाले पे आ जाओ, 20 की पावर 13। 20 की पावर 13 जो है इसको अपन ऐसे करते हो 21 माइनस ये कर दो, तो ये तो गया, तो -1 की पावर 13 जो कि ऑड नंबर, तो यहाँ से रिमाइंडर -1 आ रहा है। अभी बस ध्यान रखना है -1 आ रहा है। माइनस में कैसे करते हैं ये भी उस वीडियो में बताया गया है मैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे भी बता दूंगा तुमको कि 3 की पावर 13 है, 3 की पावर 13 को 3 इंटू 3 की पावर 12 ऐसे लिख देता हूं। तो ये अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 27 ले लेते हैं, 27 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 3 इंटू 27 हो गया। 27 को मैं लिख देता हूँ 28 माइनस 1 इसकी पावर 4, क्योंकि 28 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ से ये आ गया -1 की पावर 4, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर बच गया 3। अब देखो कौन कौन सा रिमाइंडर बच रहा था, पहले मेरे पास में पहले वाले 25 वाले में बच रहा है रिमाइंडर 4, दूसरा 20 वाले में रिमाइंडर कितना बच रहा है -1, तीसरा 8 वाले में रिमाइंडर 1 बच रहा है, 13 वाले में रिमाइंडर कितना बच रहा है ये 3 वाले में 3। इसकी डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो ये ऊपर सम 7 ही बन रहा है, तो ये तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे की बात करोगे तो अगर तुम इसको देखो, ये वाली वैल्यू जो है ना ये है √48 और 7 को अपन बोल सकते हैं √49। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं, है ना, अब देखो मैं इसको पूरे को एक्सपेंड करके तुमको नहीं बताऊंगा, पूरे को पहले खोल लो फिर वैल्यूज कैंसिल करो, लॉजिक से अपन यहां पे चलेंगे, ठीक है, कि इसको अगर तुम खोलोगे तो कुछ ना कुछ तो इंटीजर पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। जहां पे मैं फ्रैक्शनल पार्ट को बोल रहा हूं कि वो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि इसमें रैशनल वैल्यूज भी। अब यहां पे अगर मैं इसमें माइनस लगा देता हूं तो 25 हो जाएगा। अब देखो, अब ये हमारे को पता है कि हमारे पास में हमेशा ये एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि √49 में से √48 अगर घटाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। उसकी तुम पावर कितनी भी कर लो, आउटपुट हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, हालांकि चलो अपन इस पे बात, देखो जब भी तुम इन दोनों को ऐड करोगे, एक काम तुम खुद से कर लेना कि 7 + 4 √3 जो है इसको, चलो मैं ही बता देता हूं कि भाई यहां पे इसको अगर तुम खोलोगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 25 और 4 √3 की पावर 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 25C1 और अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 की पावर 24 और 4 √3, फिर 25C2 और 7 की पावर 23 और 4 √3 की पावर 2। इस तरीके से बेसिकली चलेगा। जब तुम इसमें इसकी जगह माइनस लगाओगे तो क्या होगा, यहां माइनस आएगा, फिर अगले वाली टर्म में, और देखो ये तो कोई ना कोई अपने को इंटीजर ही देगा, है ना, बेसिकली ऐसे मान लो रैशनल वैल्यू देगा, है ना, और यहां पे भी रैशनल वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये जो पार्ट है ये तो रैशनल देता, क्योंकि यहाँ पे 4 √3 है। आगे भी देखोगे तो 4 √3 की पावर 3 होती, वहां पे भी रैशनल मिलता। लेकिन जब मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है और फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म, 3 वाली टर्म, जो इरेशनल वाली टर्म्स हैं वो सारी के सारी खत्म हो जाएंगी। तो बचेंगी क्या, ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, इस तरीके से सारी सारी टर्म बचेंगी, और हर टर्म 2 बार बचेगी। ठीक है, अब अगर हर टर्म 2 बार बचेगी तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे वो सारी टर्म्स का सम अपन लिख देते हैं, ये एक्चुअली में इक्वल आ रहा है इसके। अब यहां पे मेरे को एक बात बताओ, ये हमेशा क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। अब अगर ये हमेशा एक इवन इंटीजर है और अपने को पता है ये भी एक इंटीजर है और ये दोनों के दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 1 से तो बड़ी कभी हो ही नहीं सकती, 1 के इक्वल होना चाहिए तभी जाके, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरे को दिख रहा है कि इवन इंटीजर बन रहा है, तो राइट साइड में सबसे पहले तो एक इंटीजर बनना चाहिए और वो इंटीजर टोटल इवन होना चाहिए, जिसमें अपने को ये पता है कि ये जो वैल्यू है इसका मैक्स टू मैक्स वैल्यू इंटीजर में 1 हो सकता है। अगर इसका 1 हो गया तो इसको ऑड होना पड़ेगा, तभी जाके दोनों का सम इवन आएगा।
और वही चीज ये कह रहा है कि इसका जो आई वाला पार्ट है, इस एक्सप्रेशन का आई वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट जो है वो एक ऑड नंबर है। सही तो बात, जिसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे और सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। कुछ इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स को भी अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, वहां से आके बाकी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को भी चेकआउट कर सकते हैं।